जय हिंद दोस्तों, सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सनराइज क्लासेस में। मेरा नाम है अर्पिता और मैं लेकर आ चुकी हूँ एक बार फिर से आपकी हिंदी की, जो कि यूपी पुलिस का टेस्ट वाली क्लास है। ठीक है, यूपी पुलिस की टेस्ट वाली क्लास जिसमें हम आपके डेली हिंदी का रिवीजन करवाते हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट होता है जिसमें हिंदी की हिंदी होती है, वही आपका प्रैक्टिस करवाएंगे। और आज की क्लास में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लास को बहुत गौर से ध्यान से पढ़िएगा, क्या पता इस क्लास से आपके आने वाले एग्ज़ाम में फंस जाए कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो चैनल को अगर नए हैं चैनल पर तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्लास को शेयर कर दीजिए। डेली आपकी 7 बजे जो हिंदी की क्लास है अर्पिता मैम द्वारा, मेरे द्वारा मिलेगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कान काटना। कान काटना पहला ही क्वेश्चन है और मुहावरा पूछा है। देखिए, ठीक है, कान काटना मुहावरे का अर्थ, सही अर्थ बताइए। तो क्या होगा? आसानी से कहने में आ जाना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, चालाकी में आगे होना। बताइए कि कान काटने का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालाकी में आगे होना। कहते हैं अरे भाई उसका लड़का तो बड़ा होशियार निकला, वो तो सबके कान नाक काटे है ना। ऐसे देहाती भाषा में अपने यहाँ पे बोलते हैं, लोकल बोलचाल की भाषा में। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत चालाक है और चालाकी से सबसे आगे होते चला जा रहा है। ठीक है, चालाकी में आगे होना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, जहाँ पर समझ में ना आए कृपया पूछ लीजिए, सभी छात्र कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से नवीन, क्या कह रहा है? नवीन बनाने की क्रिया, नवीन बनाने की क्रिया पूरा एक वाक्य है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? ठीक है, नवीन बनाने की क्रिया ये आपका एक वाक्य है और अनेक शब्द के लिए एक शब्द का आपको उत्तर देना है कि इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। आर्थिक, सर्वमत, परंपरावादी, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण क्या होता है? जो नया नया बन रहा होता है, जिस चीज़ में पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई नई चीज़ों का निर्माण किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण। ठीक है, और ये पूछ ही रहा है कि नवीन बनाने की प्रक्रिया, मतलब नए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जा रहा है? आधुनिकीकरण। ठीक है, आज की डेट में हमारे पूरे विश्व भर में देख ही रहे हैं कि आधुनिकीकरण, हर चीज़ में आधुनिकीकरण हो रहा है। और जैसे परंपरावादी है तो ये क्या है? जो पुरानी लोग प्रचलित हैं या के परिवार से प्रचलित हैं, रीति रिवाजों को जो चलाते आ रहे हैं, उनको अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? परंपरावादी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सभी लोग कमेंट कीजिए, अपने अपने आंसर करते रहिए। ठीक है, आंसर दिया कीजिए सभी लोग। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, पढ़िए कि किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इतना। चलिए बताइए कि गंगा, गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो क्या कह रहा है कि कालिंदी में स्नान करना फलदायक है, काल गंगा का जल बहुत पवित्र होता है, वेदवती का जल अत्यंत पवित्र होता है, देव नदी का जल पवित्र होता है। ठीक है, तो कई सारी पर्यायवाची दिया है, नदियों के नाम दिया है। आपको बताना है कि जो गंगा है उसका पर्यायवाची कौन सी नदी है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? यमुना की है, यमुना की है। यमुना की कृष्णा भी होती है, कृष्णा भी होती है, और क्या होती है? सूर्य सुता होती है, सूर्य सुता। ठीक है, ये और भी बहुत सारी होती है यमुना की, ये इतनी मैंने उदाहरण के लिए बता दिया। लेकिन देव नदी आपकी क्या है? ये है गंगा की पर्यायवाची। ठीक है, त्रिपथगा, त्रिपथगा, देवपगा, देवपगा, ऐसे करके और भी बहुत सारी ये देव नदी जो है इसकी पर्यायवाची है। देव नदी कहने का मतलब गंगा नदी की पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम, क्या पूछ रहा है? अनुयायी का विलोम। ठीक है, इतना बड़ा वाक्य की कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ अनुयायी का विलोम पूछ रहा है। तो आपको बताना कि अनुयायी का विलोम क्या होगा। हम अनुयायी किसको कहते हैं? अगर आपको वो समझ में आ गया तो फिर आप इसका विलोम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अनुयायी किसको कहते हैं? किसी को फॉलो करना, किसी के राहों कदम पर चलना। ठीक है, उसी का विलोम क्या होगा? किसी का विरोध करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विरोधी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा विरोधी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 118 है और कह रहा है कि निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जो किए हुए उपकार को मानता है, जो किए हुए उपकार को मानता है। जैसे मैंने आपके ऊपर बहुत उपकार किए, आपको हिंदी की क्लास पढ़ाई, सिद्धांत सर ने जीके की क्लास पढ़ाई, अगर आप उपकार मान रहे हैं तो हम आपको क्या कहेंगे बताइए? हम आपको कहेंगे कृतज्ञ, आपने हमारे उपकारों को माना, ठीक है, आप कहलाएंगे कृतज्ञ। और जो नहीं मानेगा बच्चा कि अरे क्या ही किया, क्या ही पढ़ाया, ऐसा तो सब सर पढ़ा देते हैं, कहीं से भी पढ़ लेंगे, उसको हम कहेंगे कृतज्ञ, ठीक है। जो उपकारों को ना माने उसको कहेंगे कृतज्ञ, और जो माने उसको कहेंगे कृतज्ञ, ठीक है। बहुत बारीक सा अंतर है और ध्यान देना इसमें आपको, ठीक है। अब पूछा जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, तो ऐसे ऐसे शब्द आपको याद रखना। कभी पूछ लेगा कि कृतज्ञ शब्द के लिए अनेक शब्द क्या होंगे, या फिर दे देगा अनेक शब्द और पूछ लेगा कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। कृतज्ञ और कृतज्ञ याद रखना है आपको। निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? चट कर जाना। चट कर गए, मेरी चॉकलेट रखी थी फ्रिज में, चट कर गए आप, ठीक है। सर को मैं कभी कभी ऐसे डांट देती हूँ, ठीक है। खा जाने के लिए बोलना होता है, ठीक है, खा जाने के लिए, खा जाना, ठीक है। चट कर जाना मतलब खा जाना। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें, ठीक है। इसमें उचित शब्द भरना है आपको। क्या भरना है कि वैद्य जी डैश डैश देख कर इलाज करते हैं। क्या देख कर इलाज करते हैं भाई? नारी, नाड़ी, नीर या नीड़, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि नारी नहीं कह देंगे, कोई कोई बच्चा जल्दबाजी में लगा भी सकता है, नाड़ी होगा, ठीक है, नाड़ी, ठीक है। नीर जल, नीड़ क्या होता है? घोंसला, और नारी स्त्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो सही शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाड़ी। सरस्वती, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। बताइए कि सरस्वती के और पर्यायवाची क्या हो जाएंगे वाक्य की पूर्ति करनी कि प्रातः काल डैश का स्रोत पढ़िए, ठीक है। आपको सीधी सी बात है कि सरस्वती का पर्यायवाची देखना है बस। तो शारदा, उमा, कांता, धात्री, इनमें से क्या हो जाएगा? शारदा। क्या हो जाएगा? शारदा, ठीक है। और कांता औरत का, भाई कांता बाई औरत ही होती है, दिन भर लगी रहती है, ठीक है। और उमा किसका? गौरी, गौरी। उमापति किसको कहते हैं? शिव जी को कहते हैं ना, तो पत्नी का नाम क्या होगा? गौरी या फिर पार्वती, ठीक है, पार्वती, ठीक। चलिए धात्री का आपको बताना है कि किसका होता है, धात्री का कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसका होता है। अगला क्वेश्चन कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है क्या कहलाता है? ठीक है, विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य कौन करता है? शिक्षक ही करता है, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो शिक्षक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भाई सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए, यहाँ के आंसर के मत्थे ना रहिए। अपने आप को आंकने के लिए आपको आंसर देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सा आप भी अपने आप को एक्टिव रखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। अगर कहीं समझ में ना आए तो पूछते भी रहिए, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके पास तो वो भी लिखते रहिए। इससे क्या होगा? आपका तो रिवीजन होगा, आपके साथ पढ़ने वाले भाई बहनों का भी फायदा होता रहेगा। अगला देखिए क्या कह रहा है कि शिव जी का वह मंदिर जंगल में बहुत दुर्गम स्थान पर है। वाक्य में दुर्गम शब्द का अर्थ। अब दुर्गम शब्द का अर्थ पूछ रहा है, क्या कह रहा है? जहाँ पहुँचना संभव हो, जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ जाना अच्छा लगता हो, जहाँ का रास्ता अच्छा हो, ठीक है। वह क्या होगा बताइए? दुर्गम के लिए अनेक शब्द, ये एक शब्द के लिए अनेक शब्द वाली कहानी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि दुर्गम शब्द के लिए अनेक शब्द क्या होंगे। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पहुँचना कठिन हो, ठीक है। आंसर हो जाएगा जहाँ पहुँचना कठिन है। एक बहुत पूछता है कि जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके, ठीक है। इस शब्द अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या कहेंगे? अगम्य, अगम्य, ठीक है। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अगम्य। जहाँ जाया ना जा सके वो उसको क्या कहेंगे? अगम्य। लेकिन जहाँ पहुँचना कठिन हो, सिर्फ कठिन हो, पहुँच जाएंगे लेकिन कठिनता से, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? जहाँ पहुँचना कठिन हो उसको कहेंगे हम दुर्गम, ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन, शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है और खाली स्थान है फिर का अपमान होता है। किसका अपमान होता है, आपको शालीन का जस्ट अपोजिट बताना है कि शालीन के विलोम शब्द क्या हो गए। ठीक है, तो धृष्ट, सुकुमार, सौम्य, वृद्ध। देखिए वृद्ध तो नहीं होगा, सुकुमार, सुकुमार मतलब कोमल, कोमल का अपमान क्यों होगा, सौम्य। ठीक है, शालीन का तो खुद ही होता है सौम्य। ठीक है, ये तो समानार्थी है। तो धृष्ट, जो धृष्ट व्यक्ति होगा, दुष्ट होगा, खल होगा, उसका क्या होगा, अपमान होगा। शालीन का आपका उल्टा हो जाएगा धृष्ट। अगला क्वेश्चन पढ़ते जाइए सभी लोग ध्यान से, क्या पता इस क्लास से आपके 2 से 4 क्वेश्चन फंस जाएं। ठीक है, हर क्लास को इस तरह से लेना है आपको कि क्या पता इस क्लास से मेरे 2-3 क्वेश्चन आ जाएं, फंस जाएं पेपर में। अगर आप हर क्लास को ऐसे देखेंगे ना तो बहुत ही गौर से, बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 125 नंबर का क्वेश्चन है और क्या कह रहा है कि किस वाक्य में सुकुमार के सही पर्यायवाची शब्द, ठीक है, किसका, सुकुमार के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब कि सुकुमार का पर्यायवाची आपको बताना है। तो क्या है, रमेश बहुत भोला है, यौवन चिरकाल नहीं रहता है, वह छोटा बालक है, पुष्प अत्यंत कोमल है। ठीक है, तो सुकुमार किसको कहते हैं, जो बहुत कोमल होता है। बहुत फूल कुमारी ना बन, ठीक है ना, बहुत सुकुमारी ना बन, बहुत कोमल ना बन, तो कोमल को ही हम ऐसे कह देते हैं। ठीक है, जैसे अरे भाई मैं तो नहीं जाऊंगी, बहुत धूप है, हम तो अपनी भाषा में अपनी सहेली को चल बहुत सुकुमारी ना बन, बहुत फूल कुमारी ना बन, है ना। तो फूल कुमार, सुकुमार, कोमल, ये सब क्या है, समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि सोहन की व्यवहार अच्छा नहीं है। सोहन की व्यवहार अच्छा नहीं है, ये एक वाक्य है और इसको शुद्ध करना है कि कहाँ पर गलती है। ठीक है, तो की में अच्छा है या नहीं, तो सोहन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, का। ठीक है, ये की नहीं होगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि बहुत ही आज का सरल पेपर है और बहुत ही सरल पेपर है। आपके हिसाब से तो बहुत ही सरल है, ऐसा पेपर कम ही आने को मिल सकता है। ठीक है, तो इससे हार्ड ही मान के चलो, जब हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होती है, आयात निर्यात काफ़ी होती है, यह एक वाक्य दिया गया है और इसको भी आपको क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, हमारा देश में आयात निर्यात होता है, हमारा देश को आयात निर्यात काफ़ी होता है, हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती है। ठीक है, होती है नहीं होगा, हमारा नहीं होगा, हमारा नहीं होगा, हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए। आप ऐसे भी गलत को छांट कर भी सही आंसर की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, गलत को हटाते जाइए, अपने आप आपको सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं, ठीक, किसी किसी में। तो ये ट्रिक भी आप लगा सकते हैं जब ना समझ में आए, जब ना समझ में आए तो आप इसको भी देख सकते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से आशा से परे वाक्यांश, ये एक वाक्य दिए, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, आशातीत, निराशा, हताशा, प्रत्याशा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आशातीत, आशा से परे। ठीक है, जो आशा से भी परे हो, आशा की कोई उम्मीद ना हो, ठीक है, उसको कहेंगे आशातीत। अगला 129 का क्वेश्चन है कि काली घटा का घमंड घटा किसका भाई उदाहरण है। ये तो बहुत ही सरल है, बहुत बार पूछा गया है, ये तो आपको रटा ही होगा कि काली घटा का घमंड घटा किसका उदाहरण है, किस अलंकार का उदाहरण है, यमक, उपमा, अनुप्रास या फिर रूपक। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा किसका, जिसमें इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जिस वाक्य में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, कनक कनकते 100 गुने, ठीक है, ये भी इसी का है। तो काली घटा, घटा शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, मतलब 2 बार हुई है। ठीक है, और यहाँ घटा का अर्थ अलग है और इस घटा का अर्थ अलग है। इस घटा का अर्थ है जो बादलों की घटा होती है, ठीक है, जो बादलों का भाव होता है वो, और ये घटा मतलब कम करना। ठीक है, कम करना, कम करो, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। अनुप्रास में क्या होता है, एक वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति मतलब पहले वर्ण कोई होगा या दूसरा वर्ण या लास्ट का वर्ण, जो जिसकी आवृत्ति बार बार, तरन, तनुज, तट, तमाल, तरुअर, बहुछा। ठीक है, ता वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। उपमा अलंकार, जैसे उपमेय में उपमान की समानता, भेद, अर्थ, इनकी समानता होती है, उसके उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर, पात, सरिस, मंडोला, इसमें एक शब्द होता है सरिस, सा, से, और भी बहुत सारे वाचक शब्द होते हैं। इनको लगाने से, जैसे सरिस लग गया, सरिस,
सा, से, ठीक है। ऐसे कई शब्द होते हैं वाचक, जिन्हें बोलते हैं वाचक शब्द। अगर ये आ जाते हैं तो आपका वहाँ पे क्या हो जाता है, उपमा अलंकार, ठीक है। और रूपक में भी यही होता है, ये दोनों शब्द अलंकार है, इनको आपको पहचानना होता है, किसी को किसी का रूप देना, ठीक है। उपमेय में उपमान का समानता बताना। चलिए अगला क्वेश्चन, तो आपका सही जवाब हो जाएगा यमक अलंकार। अगला क्या कह रहा है कि साहित्य में रस का अर्थ होता है। रस का क्या अर्थ होता है, साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, ठीक है। तो साहित्य का अर्थ क्या होता है, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, ठीक है, आनंदानुभूति। अगला देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। कौन सा कवि भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है कि भारतेंदु युग का नहीं है। तो देखिए बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, पंडित अंबिका दत्त, व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, तो इनमें से कौन से नहीं, श्रीधर पाठक भारतेंदु युग के कवि नहीं है। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है, ठीक है, नहीं दिया गया है, ठीक। तो क्या है, 55 में भी, 65 में भी और 2000 में भी दिया गया है। तो किस में नहीं दिया गया है, 1962 में नहीं दिया गया है। यह पुरस्कार आपको 1962 में नहीं दिया गया, ठीक। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित, सहित नहीं लिखा है, रहित लिखा है। रहित का मतलब है जिसमें ना हो, ठीक है, दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। स्वर रहित दिखाने के लिए उसको कैसे लिखते हैं आप, कैसे लिखते हैं, जैसे का, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, का तो लिखा है लेकिन पूरा का नहीं है, ठीक है, इसमें स्वर नहीं है, आप ये दिखाना चाहते हैं। और अगर आपने ऐसे लिख दिया का, तो मतलब इस व्यंजन, इस जो चिन्ह है, इस चिन्ह की बात पूछ रहा है कि इस चिन्ह को कहते क्या है। सब जानते हैं कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं, हलंत। आपका सी जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। अनुनासिक, अनुस्वार, ये क्या होते हैं, अंग आहा, ठीक है। अनुनासिक पंचमाक्षर हो जाते हैं, अनुस्वार अंग आहा वाले शब्द हो जाते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना। क्या है, आधा रुकना, ठीक है। किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना, ये क्या है, कॉमा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं आप, अल्प विराम। इसको क्या कहते हैं, अर्ध विराम। इसको कहते हैं पूर्ण विराम। इसको क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक, ठीक है। क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। तो अर्ध विराम मतलब आधा रुकना। तो अर्ध विराम कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी अर्ध विराम, ठीक है। आधा रुकना का मतलब होता है अर्ध विराम, ठीक। नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, ठीक है। तो कौन सा चिन्ह लगा है, देखिए यहाँ से, एक तो ये लगा है चिन्ह, अगला फिर दूंगा, इस वाक्य में कौन सा, एक तो ये लगा है चिन्ह और क्या है, एक तो ये लगा है चिन्ह। कितने चिन्ह का, 3 चिन्ह का यूज हुआ है, ठीक है इसमें। लेकिन एक ही चिन्ह के बारे में पूछ रहा है कि पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं, अच्छा एक वाक्य है ये, तो मैंने वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा, ये नहीं, सिर्फ इतना, ठीक है। सॉरी, इस वाक्य में यहाँ तक सिर्फ एक ये वाक्य है और इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए वहाँ तक, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं था, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं था, इतना है तो सिर्फ इसमें एक ही चिन्ह लगा है। और कौन सा लगा है इसमें, अल्प विराम। कौन सा लगा है, अल्प विराम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं होगा, ये तो पूछा है, ये तो सवाल था, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम। उद्धरण चिन्ह कौन से होते हैं, उद्धरण चिन्ह आपके ये होते हैं, ये आपके उद्धरण चिन्ह हो गए, पूर्ण विराम ये हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये हो गया, ठीक है। चिन्ह जरूर याद कर लेना, चिन्ह हर क्वेश्चन पेपर में आप देख रहे हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 136 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास, इनका उपन्यास बताना है बस, बाकी तो ये कहानी है, ठीक है। क्या है, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है और ये हरिवंश राय बच्चन की है, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। मैला आंचल तो मैला आंचल हो जाएगी सही जवाब, ठीक है। मृगनयनी का आपको बताना है कि मृगनयनी किसका है, मृगनयनी किसकी रचना है, ये आप बताएंगे। मैला आंचल सही जवाब हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, ठीक है। बहुत बार पूछा भी गया है।
पूछी वही रचनाएं जाती हैं जो प्रचलित होती हैं, कई बार पूछी गई होती हैं, ठीक है। रचनाओं में कन्फ्यूज़न नहीं करिए आप, बहुत प्रचलित पूछा जाएगा। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो रामचंद्रिका, अखरावट, चंद्रसार। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा रामचरित मानस। किस भाषा में लिखा है बताइए? बहुत बार पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखा गया है रामचरित मानस को। आप बताइए, इसका आंसर दीजिए सभी लोग, ठीक है। तो देखिए, रामचंद्रिका और एक हो गई रसिक प्रिया। रसिक प्रिया ये किसकी है? ये किसकी है? ये आपको बताना है दोनों, ठीक है। और अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। हाँ, सही संधि विच्छेद वाला पद कौन सा होगा? किसका संधि विच्छेद? नारीक्षा का, नारीच्छा। बताइए कि इसका क्या होगा? नारी धन इच्छा, नारी धन इच्छा, नारी धन छ या फिर नर धन इच्छा। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारी धन इच्छा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद बताना है। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मा धन आत्मा, धर्म धन आत्मा, धर्मा धन तमा, धर्मा धन तमा। तो क्या हो जाएगा? धर्म धन आत्मा, धर्मात्मा, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 145 कि निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। समासिक पद चुनना है, ठीक है। क्या चुनना है? समासिक पद, ठीक है। वायुवेग, वीर का पुत्र, देखिए विग्रह हो गया, समास का विग्रह हो गया। राह का खर्च, ये भी विग्रह हो गया। पथ से भ्रष्ट, ये भी विग्रह हो गया, ठीक है। तो समासिक पद कौन सा बचा? वायु वेग, ठीक है, वायु का वेग। अगला क्वेश्चन 146 नंबर का देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प को पहचानना है। क्या शब्द दिया है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का बताना है कि सही विग्रह क्या होगा। तो चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम, चंद्र के समान है जो, चंद्र के जैसा है जो, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। और चंद्र है जिसका नाम, नहीं जी, ये हो जाएगा चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। और कौन सा समास है इसमें? कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास। क्या है? बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस साहित्यकार को कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है कि किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत को कादम्बरी के लिए, किसके लिए? कादम्बरी के लिए मिला था। यह पुरस्कार कादम्बरी के लिए मिला था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अभिव्यक्ति को सुगम, सुबोध, स्पष्ट, सटीक, सुलझे हुए संप्रेषण के लिए जिन भाषा उपकरणों की आवश्यकता होती है वो निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, भाषा उपकरण, ठीक है, जो हम बोलने के लिए किसी चिन्हों का कैसे अभिव्यक्ति को सुगम बनाने, सुबोध बनाने, स्पष्ट कहने, सटीक कहने या सुलझे हुए कहने के लिए जिन भाषा उपकरणों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? देखो, दोहों की, कारक चिन्हों की, विराम चिन्हों की, संधि एवं समास की, ठीक है। तो कारक चिन्हों की तो होती ही होती है, लेकिन कह रहा है सुगम, सुबोध, स्पष्ट और सटीक, मतलब कि जो हम बात कह रहे हैं उसका मतलब भी निकलना चाहिए, ठीक है। एक लाइन से कह देंगे तो क्या ही पता चलेगा। ये हम तब कहेंगे जब हम उसमें किसी चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कुछ पूछ रहे हैं तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है या नहीं, अगर हमने वो नहीं लगाया तो पूरे कही हुई बात का मतलब खराब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? विराम चिन्हों की। क्या हो जाएगा? विराम चिन्हों की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव शब्द बने हैं, किन से बने हैं भाई? तद्भव शब्द, तद्भव तत्सम नहीं है,
तत्सम नहीं है, ठीक है, तत्सम नहीं है, तद्भव पूछ रहा है कि तद्भव शब्द किससे बने हैं, हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत में थोड़ा सा कुछ बदलाव करके हम अपनी बोलचाल लोकल लैंग्वेज में ले आते हैं उन शब्दों को, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। लेकिन ज्यों का त्यों अगर हम संस्कृत में ही यूज़ कर लेते हैं, जैसे नींद हम अपनी सुविधा के अनुसार बोलते हैं, लेकिन सही शब्द क्या हो जाता है, निद्रा, और निद्रा क्या है, संस्कृत शब्द है, ठीक है। तो तत्सम होते हैं संस्कृत शब्द, लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा बदलाव करके हम उसको तद्भव के रूप में यूज़ करते हैं। अब पूछ रहा है कि तत्सम शब्द पहचानिए। देखिए अभी अभी मैंने बोला कि निद्रा आपका तत्सम है, बाकी मोर का मयूर हो जाएगा, कान का कर्ण हो जाएगा, बंदर का वानर हो जाएगा, ठीक है, वानर, और इसका क्या हो जाएगा आपका मयूर। चलिए, तो आज के आपके 150 क्वेश्चन, जिसको गद्य को छोड़ के हमने करवाया है, गद्य में 4-5 क्वेश्चन आप खुद से कीजिए, ठीक है। तो आज की ये क्लास रही, सभी छात्र लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।